अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं आ गया हूँ इब्राहिम रोज़ा। इब्राहिम रोज़ा जो है वो छठे जो सुल्तान रहे हैं आदिल शाही डायनेस्टी के, आदिल शाही सल्तनत के, बीजापुर सल्तनत के। और आज बीजापुर को विजयपुरा के नाम से जाना जाता है। वही नफ़रतवादी लोग जो हैं कहीं ना कहीं बीजापुर सल्तनत से ही चिढ़ते थे इस नाम से, तो उन्होंने बीजापुर का नाम भी जो है वो अब विजयपुरा कर दिया। इसमें ऐसा कुछ नाम भी नहीं था, लेकिन फिर भी इसको अलग नाम से जाने जाना लगा। अब दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो बीजापुर के सुल्तान रहे, छठे सुल्तान थे इब्राहिम आदिल शाह, और उन्होंने इसका निर्माण कराया था। इसमें उनकी जो सबसे ज़्यादा प्रिय पत्नी थी ताज सुल्ताना, सबसे पहले उनकी यहाँ पर कब्र थी, और उसके बाद में फिर इब्राहिम आदिल शाह जो सेकंड थे उनको यहाँ पर दफनाया गया था। दोस्तों एक और चीज़ बड़ी बात यह है कि इसे साउथ का ताजमहल भी कहा जाता है। जैसे कि ये जो आप देख रहे हैं दो ही तरफ, एक तरफ मस्जिद है और दूसरी तरफ जो है वो यहाँ पर आपको एक मकबरा है जो कि ताज सुल्ताना और इब्राहिम आदिल शाह जो सेकंड थे उनका मकबरा है। और दूसरी एक सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर अभी जो मैंने जो बीजापुर है, बीजापुर के मैंने वीडियो अभी तक एक इनके वालिद का बनाया है जो कि है अली आदिल शाह, जिन्होंने यहाँ की बीजापुर की जामा मस्जिद का कंस्ट्रक्शन कराया था। मैंने वीडियो बनाई है और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वो ज़रूर देखें। काफ़ी मोटिवेशनल है और बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर आपको जानने को और सीखने को मिलने वाली है। एक और बात दोस्तों इम्पॉर्टेंट ये है कि जो इनके बेटे हैं मोहम्मद आदिल शाह, उनका दुनिया का सबसे बड़ा जो गुंबद किसी मकबरे का है वो उन्हीं की मकबरे का है, गोल गुंबज के नाम से जाना जाता है। तो वो वीडियो भी मैंने बनाया, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो आप ज़रूर देखिएगा। और वो भी काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशनल एक वीडियो है। तो इसके अलावा आगे जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ वो जो लास्ट इसमें दोस्तों इब्राहिम रोज़े के बाद में मैं वीडियो बनाने वाला हूँ बारा कमान का, जो इसमें सेकंड लास्ट सुल्तान रहे हैं अली आदिल शाह। सिकंदर शाह इसके लास्ट सुल्तान थे आदिल शाही सल्तनत के, बीजापुर सल्तनत के। तो इसका भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। और बारा कमान करके एक मकबरा है जो अधूरा रह गया था अली आदिल शाह का, उसका मैं वीडियो इस वीडियो के बाद बनाऊँगा। डिस्क्रिप्शन में ज़रूर लिंक दूँगा, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। अब इसके हम अंदर के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। दोस्तों मकबरे में मैं अंदर की तरफ जा रहा हूं, और फ़िलहाल ये जो पूरा मकबरा है ये AISI के अंडर के अंदर है। यहाँ पर फ़िलहाल किसी तरह का रेनोवेशन का काम नहीं किया गया है, और वैसे ही ये पुरानी स्थिति के अंदर ही काफ़ी अच्छी मीन्स उसका जो मटेरियल यूज़ किया गया होगा, या फिर पता नहीं क्यों ये इसकी स्थिति काफ़ी पुरानी पहले जैसी स्थिति के अंदर ही है। अंदर की तरफ जब हम आते हैं तो ये लकड़ी के यहाँ पर जितनी भी आदिल शाही जो डायनेस्टी है या फिर बीजापुर सल्तनत है उसके जितने भी मॉन्यूमेंट्स हम देखते हैं वो बहुत ही अच्छी सिचुएशन में आज भी हैं। गुंबद देखेंगे तो थोड़ा सा तड़क रहा है काफ़ी, अब काम की ज़रूरत अंदर की तरफ वाले हिस्से में दिख रही है। और यहाँ से अब मैं मेन हिस्से में जो इब्राहिम रोज़ा है वहाँ पहुँच रहा हूँ। अंदर की तरफ आ गए हैं, और यहाँ पर एक साइड में ज़्यादातर जैसे कि अभी मैंने जो वीडियो बनाया है अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज़रूर देखिएगा। स्पेशली जो कुतुब शाही टॉम्स हैं, मकबरे एक साथ सारे सुल्तानों के बने हुए हैं। जो लास्ट वाले सुल्तान हैं, आखिरी सुल्तान हसन कुतुब शाह, उनका बस वहाँ पर मकबरा नहीं है। उनका मकबरा जो उनकी कब्र है खुल्दाबाद में हज़रत राजू कत्ताल रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में। और यह बात ये बता रहा था, जो कुतुब शाही सल्तनत की जितने भी आपको मकबरे दिखेंगे उन मकबरों के साथ में एक मस्जिद ज़रूर है, स्पेशली जनाजे की नमाज़ के लिए। यकीनन यहाँ भी जब जो भी सुल्तान, यहाँ पीछे की तरफ मकबरा है और एक ये ऐसा मकबरा है जिसमें और भी कब्रें हैं। तो और भी किसी की अगर इंतकाल उस वक्त में आदिल शाही सल्तनत में होता होगा शाही परिवार के, स्पेशली इब्राहिम जो आदिल शाह है सेकंड इब्राहिम जो 5वें सुल्तान हैं,
उनके ज़माने में किसी शाही परिवार का इंतकाल होता होगा तो वही लोगों को यहाँ पर दफनाया जाता था इस मस्जिद में जनाजे की नमाज़ पढ़ाकर। लेकिन अभी फ़िलहाल इस मस्जिद में नमाज़ 5 वक्त की नहीं हो रही है। फ़िलहाल ये एएसआई के अंडर में है और यहाँ जो आप देख रहे हैं पूरा वाला हिस्सा, कहीं भी ऐसे रेनोवेशन की काम की ज़रूरत नहीं है। स्पेशली मैंने गोल गुंबज का बनाया है, वो भी एएसआई के अंडर में है और उसमें बहुत सारे काम की ज़रूरत है, जो अभी फ़िलहाल तो वैसा नहीं हुआ है जैसा काम होना चाहिए था। सामने की तरफ एक खूबसूरत सी जामा मस्जिद बनी हुई है और इस मस्जिद का आप आर्किटेक्ट देख सकते हैं, बहुत सुंदर है। और नीचे की तरफ एक ज़माने का बहुत खूबसूरत फव्वारा है और अभी फ़िलहाल ये उस स्थिति के अंदर नहीं है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद ये बहुत खूबसूरत और सुंदर जगह लग रही है। और ये है इब्राहिम रोज़ा। तो ये है इब्राहिम रोज़ा बिल्कुल मस्जिद के सामने वाले हिस्से में, जिसमें उनकी पत्नी ताज सुल्ताना का भी यहाँ पर कब्र है। और बिल्कुल सामने की तरफ एक मस्जिद का निर्माण किया गया है जो मेन गेट है। जैसे कि आप देख रहे हैं मीनारे हर सल्तनत के अलग अलग हैं। स्पेशली दक्कन सल्तनत के अंदर तो कोई कॉपी नहीं किया गया है, लेकिन मालवा सल्तनत और गुजरात सल्तनत की अगर आप देखेंगे जो आर्किटेक्ट है वो लगभग सेम है, थोड़ा सा अलग होता है। और यहाँ तो हर तरह से जो मीनारे हैं, गुंबद है, इन सब के डिज़ाइन कुतुब शाही जो डायनेस्टी है हैदराबाद वाली, उसका स्ट्रक्चर अलग है। और ये जो बीजापुर सल्तनत की जो डिज़ाइन है ये बहुत ही ज़्यादा अलग डिज़ाइन से। और मस्जिद की तरफ मैं बढ़ूँ तो मैं हर बार जैसे कि आपको बोलते आया हूँ कि मस्जिद में जो ये डिज़ाइन चेन नुमा देख रहे हैं ये फिर मुग़ल कालीन डिज़ाइन बना था। स्पेशली मुग़लों ने यहीं से कॉपी किया था, क्योंकि आखिरी जो सुल्तान थे सिकंदर आदिल शाह, उनको औरंगज़ेब आलमगीर ने हरा दिया था और फिर बीजापुर को मुग़ल सल्तनत का एक सूबा बना दिया गया था। तो मुग़ल शैली जो है एक तरह की मिक्स्ड शैली है। कहीं पर मुग़ल शैली गुजराती तरह की लगती है तो कहीं मालवा तरह की लगती है, कहीं आदिल शाही लगती है तो कहीं कुतुब शाही लगती है। तो इस तरह से अलग अलग स्टाइल के अंदर हमें मॉन्यूमेंट्स जो हैं वो मुग़ल सल्तनत के कॉपी करे हुए और मिक्स्ड मिश्रण टाइप की वो डिज़ाइंस लगते हैं। और ये सामने की तरफ जो आप गुंबद देख रहे हैं, अच्छा ये एक ज़रूर है कि जितनी भी मुस्लिम सल्तनतें हैं जो आइकन है वो चाँद की तरह ही रखा है। और एक बात चाँद से ये मैं आपको बता दूं कि जो इब्राहिम आदिल शाह सुल्तान थे, इब्राहिम आदिल शाह की जो वालिद थे अली आदिल शाह, दोस्तों अली आदिल शाह के द्वारा बनाई गई जो बीजापुर की जामा मस्जिद है, जब तालीकोटा में विजयनगर एम्पायर को पांचों दक्कन सल्तनत ने हरा दिया था, बरार, बीदर, बीजापुर, अहमदनगर और गोलकोंडा ने मिलकर, तो जब बीजापुर के सुल्तान अली आदिल शाह जो कि इब्राहिम आदिल शाह के पिता थे, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और बताने वाला हूँ इसके अंदर कि फ़िलहाल ये कि चांद वाली बात से, तो अली आदिल शाह की जो पत्नी थी चांद बेगम, जो कि अहमदनगर सल्तनत की एक राजकुमारी थी, शहज़ादी थी, उनसे उनका विवाह हुआ था। अब दूसरी एक चीज़ ये है कि जो इब्राहिम आदिल शाह जिनका ये सामने की तरफ आप मकबरा दिख रहे हो, ये उनकी गोद लिए हुए बेटे थे और फिर ये एक सुल्तान की तरह उभरे और काफ़ी काबिल सुल्तान रहे इनके वक्त के अंदर। आप ये स्ट्रक्चर से देखकर समझ सकते हैं कि जब भी कोई सुल्तान के टाइम में कोई स्ट्रक्चर बनता है तो उस वक्त के अंदर वो अपने पिक पर होता है जो भी सल्तनत होती है। तो ये जो सल्तनत है उस टाइम पिक पर थी। इवन अली आदिल शाह का मकबरा इस तरह का नहीं है और इब्राहिम आदिल शाह का है, लेकिन इसके बाद में इनके जो बेटे हुए थे मोहम्मद आदिल शाह, उनका मकबरा बहुत ही ज़्यादा सुंदर है गोल गुंबज का, और उसका मैं वीडियो बना चुका हूँ। अब चांद सुल्ताना जो है, अब ये एक कहीं ना कहीं एक कनेक्शन बना हुआ था कि बीजापुर सल्तनत, अहमदनगर सल्तनत, बरार सल्तनत या बीदर सल्तनत आपस में एक दूसरों के साथ में इनके मेट्रोमोनियल अलाइंस थे, यानी कि आपस में एक दूसरे के यहाँ पर शादियाँ करते थे। अपने यहाँ की बेटी जो शहज़ादी होती थी वो दूसरे जो सल्तनत के सुल्तान हैं उनके साथ ब्याही जाती थी, ताकि आपसी जो रंजिशें हैं एक दूसरे को फ़तह करने की वो उसके चांसेस कम हो जाए। और ऐसा ही एक कुतुब शाही जो सल्तनत के अंदर इवन औरंगज़ेब के एक बेटे के साथ में जो सेकंड लास्ट जो सुल्तान थे उनकी बेटी का निकाह किया गया था। तो इस तरह से ये अलाइंस बनते चले आ रहे थे। और सामने की तरफ अभी मैं अगर आपको
मस्जिद का स्ट्रक्चर बताऊं तो मस्जिद का स्ट्रक्चर जैसे कि मैं मुग़ल कालीन बता रहा था, लेकिन मुग़ल कालीन मस्जिदों में या फिर मकबरों में एक चीज़ ये होती है, चेन वाला मिंबर वाला हिस्सा तो मौजूद होता है, लेकिन ऊपर की तरफ इस तरह की डिज़ाइन नहीं होती है। और आगे की तरफ जब हम बढ़ें तो जैसे यहाँ एक मालवा सल्तनत को छोड़ दिया जाए और गुजरात सल्तनत को अगर छोड़ दिया जाए तो जितनी भी सल्तनतें हैं उनके जो पिलर्स हैं वो काफ़ी सारी दूरी पर हैं कि यहाँ पर तकरीबन 4 जानमाज़ रखी जा सकती हैं। लेकिन अगर हम गुजरात सल्तनत मालवा सल्तनत की मस्जिदों की बात की जाए तो उनका जो एक तो पिलर्स काफ़ी चौड़े नहीं होते थे पास पास, इसी वजह से वो पास पास होते थे क्योंकि ऊपर के जो छत है उसका टिकना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पर इतने ज़्यादा चौड़े रखे गए हैं पिलर्स की यहाँ पर 4 से 5 जानमाज़ आ सकती हैं। और स्ट्रक्चर की बात की जाए तो मुग़ल कालीन जो स्ट्रक्चर है वो मालवा सल्तनत और गुजरात सल्तनत से इंस्पायर्ड नहीं है, वो या ज़्यादातर दक्कन सल्तनत से ही इंस्पायर्ड है, लेटर वाला। एक और चीज़ दोस्तों, सबसे ज़्यादा फ़र्क ये है कि दक्कन सल्तनत की अभी जितनी भी मैंने मस्जिदों की वीडियो बनाए हैं उन सभी वीडियो के अंदर एक चीज़ आप ये देखेंगे कि महिलाओं के नमाज़ पढ़ने का इंतज़ाम नहीं है। लेकिन इसके अलावा अगर इवन बाहमनी सल्तनत में भी या फिर बाहमनी सल्तनत से अलग हुई 5 सल्तनतें, उनकी कोई भी मस्जिद में महिलाओं के नमाज़ पढ़ने का एक अलग एरिया बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। लेकिन गुजरात सल्तनत की जो मैंने मस्जिदें बनाई हैं उनके अंदर महिलाओं के नमाज़ पढ़ने का एक अलग मकाम ऊपर की तरफ है। जहाँ और दूसरी एक सबसे बड़ी मालवा सल्तनत की जो मस्जिद है उसमें दोनों तरफ महिलाओं के नमाज़ पढ़ने का इंतज़ाम है। लेकिन यहाँ पर एक सबसे एक यूनिक अलग बात ये है कि इस मस्जिद का जो मेन गुंबद है वो यहाँ से आप देखें तो ये यहाँ का फर्स्ट वाला प्रेमिसेस से फर्स्ट पिलर वाला हिस्सा है और इसके बाद में यहाँ से देखेंगे तो ये सेकंड वाला हिस्सा है। और सबसे यूनिक इस मस्जिद का एक स्टाइल ये है कि बीच में यहाँ पर इसके अंदर एक मेन गुंबद बनाया गया है, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो कुछ इस अंदाज़ के अंदर इस मस्जिद का स्ट्रक्चर है। सामने की तरफ अगर हम जाए दूसरे वाले हिस्से में यहाँ मैं खड़ा हूँ, अभी बारिश का दिन है तो यहाँ काफ़ी पानी भरा हुआ है। और ये जो इब्राहिम रोज़ा है, रोज़े का मतलब होता है गार्डन दोस्तों, तो ये इब्राहिम जो रोज़ा है ये दो ही साइड से कुछ इसी अंदाज से बना हुआ है। सामने की तरफ जो आप देख रहे हैं ये कुछ वहाँ पर महल है कि उस वक्त में अवेलेबल रहते थे, और कुछ और भी यहाँ पर कब्रें हैं। यकीनन ये कोई शाही परिवार के लोगों की यहाँ पर कब्रें होंगी। अभी अंदर की तरफ मैं जाऊंगा, मस्जिद का कुछ स्ट्रक्चर आपको बताऊंगा। और जैसे कि मैं बता रहा था कि यहाँ पर अगर एएसआई की बात की जाए तो एएसआई के अंडर में जो अंदर का कंस्ट्रक्शन रेनोवेशन का काम होना चाहिए वो तो एक अलग बात है, लेकिन एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब यहाँ टूरिस्ट आते हैं टिकट वगैरह लिया जाता है तो वाटर और वॉशरूम वगैरह का इंतज़ाम होना चाहिए, लेकिन एएसआई की तरफ से ये भी इंतज़ाम नहीं किया गया है। और स्पेशली एक और चीज़, यहाँ पर शूज़ उतारने को कहा जाता है तो वो एक अलग चार्जेस जोड़ दिए जाते हैं। तो यहाँ पर एक तरह से देखा जाए तो एएसआई की तरफ से सिर्फ और सिर्फ जो बादशाहों ने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन किए थे, एक तरह से वो अर्निंग का सोर्स तो बन चुका है, लेकिन जो यहाँ पर टूरिस्ट आ रहे हैं उनके लिए किसी तरह का बेनिफिट नहीं है। अब देख सकते हैं कि अभी फ़िलहाल गर्मी का समय है और अगर इस पर वॉक बेयर फुट चलना हो, अगर नंगे पाँव चलना हो तो काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ देह होता है, तो इट्स नॉट लाइक गुड। तो ये इसकी परमिशन दी जाना चाहिए या कुछ अवेलेबल करवाना चाहिए या कुछ ऐसे इंतज़ाम तो होना चाहिए एएसआई की तरफ से कि लोगों को यहाँ पर बेनिफिट हो। अब दूसरी एक चीज़ ये कि जिस तरह से ये मस्जिद बनी हुई तो जब ज़्यादा लोग हो जाते थे मस्जिद में तो एक यहाँ पर मेंबर का इंतज़ाम किया गया है कि इमाम साहब यहाँ पर खड़े होकर खुतबा दे, ताकि इस ये वाला जो प्रेमिसिस है इस प्रेमिसिस का भी इस्तेमाल किया जा सके। दूसरी चीज़ ये जो हौज है, यकीनन ये हौज उस वक्त में वज़ू के लिए इस्तेमाल की जाती होगी और ऊपर की तरफ भी इसमें एक वक्त में पूरा कवर किया गया होगा। ये जो खंबे दिख रहे हैं इस खंबे से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक वक्त में ऊपर की तरफ भी एक छत हुआ करती होगी जो वाटर को, जो किसी तरह के भाप बनने से या फिर उसका किसी भी तरह के स्टीम ना बने और पानी उड़े ना, शायद इसी वजह से उसका निर्माण किया गया होगा। अंदर की तरफ में आपको जो मेहराब है वो मेहराब के बारे में बताने वाला था। मेहराब एक
यही बस एक यूनिक बात है, हर कुछ ना कुछ जितनी भी मस्जिदें हैं या फिर आर्किटेक्ट है हर सल्तनत के, उनका अपना एक स्ट्रक्चर होता है, अपना एक डिज़ाइन होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कुतुब शाही सल्तनत की जितनी भी मस्जिदें हैं उनके जो मिंबर हैं और महराब, मिंबर बिल्कुल छोटे हैं लेकिन जो महराब हैं वो महराब काफ़ी सारे बड़े हैं, अंदर की तरफ से हम जा सकते हैं और फिर उसमें कम से कम काफ़ी ज़्यादा लोग 20 से 25 लोग नमाज़ पढ़ सकते हैं, इतनी ज़्यादा जगह रहती है। अंदर में ताक बने हुए और ये चारों तरफ ताक बने हुए हैं और ऊपर की तरफ देखें तो एक छोटा सा गुंबद है और वही जो डिज़ाइन जैसे कि मैं आपको बताता आया हूँ कि ये मुग़ल कालीन टाइम में इसको कॉपी किया गया था। ऊपर की तरफ मेन गुंबद है। तो दोस्तों ये है इब्राहिम रोज़े के करीब वाली मस्जिद। अब हम जाते हैं मकबरे में और मकबरे के यहाँ की मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल करवाता हूँ। अब मैं जा रहा हूँ अंदर की तरफ इब्राहिम रोज़े में, स्पेशली जो इब्राहिम आदिल शाह हैं 5वें सुल्तान, उनका मैं ये मकबरे का वीडियो बनाने अंदर की तरफ जा रहा हूँ। और जितने भी मकबरे हैं हर बार कोई ना कोई नए आर्किटेक्ट होते हैं। और ऊपर की तरफ जैसे आप देख सकते हैं कि एक महराब और उसमें 2 होल्स बने हुए हैं, एक अलग ही डिज़ाइन है। और पास की तरफ से देखेंगे तो यहाँ की जो डिज़ाइन है एक अलग नया एक छज्जा टाइप में बना हुआ है, अलग वाला हिस्सा, और उस पर भी थोड़ा सा ये हिस्सा बाहर है और उसके अंदर काफ़ी सारी डिज़ाइन की गई है। और अंदर की तरफ जब देखेंगे जो मेन हिस्सा है दोस्तों, तो मेन हिस्से में जब आप जाएंगे तो पूरे हिस्से में ही कुरान शरीफ की ही डिज़ाइन बनी हुई है, अलग अलग कुरान शरीफ की आयतें लिखी हुई हैं इस तरह से देखिए, और बहुत ही ज़्यादा सुंदर डिज़ाइन बनी हुई है। एक और सबसे बड़ी बात कि उस ज़माने की खिड़कियां यहाँ पर इस्तेमाल की गई हैं, और अगर हम खिड़कियों को हाथ लगा कर देखें तो जी हाँ, ये लकड़ियों की खिड़कियाँ हैं। अभी तक जो जालियाँ थी, गुजरात सल्तनत की जालियाँ बहुत ही ज़्यादा फेमस है, लेकिन यहाँ पर तो डायरेक्ट जालियाँ नहीं हैं। अब आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया की जिसे मैं बात कर रहा था, एक मैंने वीडियो बनाया है गोल गुंबज का, उसके अंदर जो म्यूज़ियम है वहाँ पर आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया, हर जगह आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया यही करता है कि म्यूज़ियम के अंदर जो हिस्से टूट जाते हैं उनको रख देता है। अब ये जिससे हिस्सा टूट जाएगा, ऊपर की तरफ जो कुरान शरीफ की आयतें लिखी हुई टूट जाएगा तो उसे म्यूज़ियम में रख दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट ये है कि अगर टिकट लिया जा रहा है और किसी जो पब्लिक टूरिस्ट का पैसा लिया जा रहा है तो इसका रेनोवेशन होना चाहिए, इसका रेस्टोरेशन होना चाहिए। रेस्टोरेशन ना होते हुए गिर जाएगा, उसको फिर बाद म्यूज़ियम में रखेंगे कि हमने काम कर दिया है। तो ASI के अंदर भी जो काम करने वाले लोग हैं वो टैक्स पेयर के टैक्स के ज़रिए से ही उनका जो सैलरी आता है, और ये सब चीज़ें अगर ना हो तो फिर किस बात का टैक्स लिया जा रहा है, किस बात का जो टूरिस्ट से टिकट लिया जा रहा है। तो दोस्तों बाहर की तरफ मैं इस तरफ आऊँ तो आपको दिखाऊँ बिल्कुल इसी अंदाज में चारों ओर इसी तरह का डिज़ाइन बना हुआ है, एक जैसा डिज़ाइन है, उसी तरह की कुरान शरीफ की आयतें लिखी हुई हैं और चारों ओर इसी तरह की खिड़कियां हैं। इस साइड से भी आप देख सकते हैं। आगे की तरफ मैं इस तरफ आऊं तो बिल्कुल इसी अंदाज़ के अंदर आपको महराबें और ये नया बिल्कुल यूनिक टाइप का स्टाइल बनाया गया है। अंदर की तरफ हम चलें तो यहाँ से ऊपर की तरफ आपको दिखाऊं तो ये डिज़ाइन कहीं ना कहीं मॉडर्न टाइम के अंदर, जैसे कि मैंने निज़ाम का जो पैलेस है उस पैलेस का एक वीडियो बनाया था, तो कहीं ना कहीं उसका डिज़ाइन इसी तरह का था। अंदर की तरफ हम बढ़ें तो अभी फ़िलहाल जो दरवाज़ा है वो बहुत अच्छी स्थिति में, और इसके अंदर भी कुरान शरीफ की कुछ आयतें और अल्लाह और उस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल के प्रॉफिट मोहम्मद के कुछ नाम लिखे हुए हैं। और अंदर की तरफ जैसे ही हम बढ़ते हैं तो काफ़ी सारी और भी यहाँ पर कब्रें मौजूद हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि मोर देन बीच में जो है वो यकीनन जो इब्राहिम आदिल शाह की ही कब्र होगी। और एक सबसे यूनिक बात दोस्तों ये कि आमतौर से जनरली आप देखते होंगे कि जो गुंबद होते हैं वो गुंबद ऊपर से गोल ही होते हैं, ये गुंबद भी गोल है, लेकिन मैं अगर आपको ऊपर करके दिखाऊं तो बाहर से जब देखें तो ये गुंबद गोल होता है, और यहाँ से जब आप देखेंगे तो इस गुंबद के अंदर हमें गोलाई नहीं दिखती है। तो अपने आप में ये बहुत एक यूनिक स्टाइल है। ब्लैक कलर के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है अंदर की तरफ भी और जो कब्रें हैं उनके लिए भी। दूसरी एक सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ पर जो कब्रें हैं वो काफ़ी ज़्यादा ऊंची और बड़ी बनाई गई हैं, उनका पत्थरों का जो इस्तेमाल किया गया है वो काफ़ी ऊंचा और बड़ा इस्तेमाल किया गया है। इसमें जो इनकी सबसे प्रिय पत्नी थी ताज सुल्ताना, उनका भी यहाँ पर कब्र है, और यहाँ पर जो शाही ख़ानदान के लोग होंगे उनकी कब्र
ज़रूर होगी। इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर वैसे अवेलेबल नहीं है। जो स्टडी मैंने किया है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। और ये जो सामने की तरफ आप देख रहे हैं, जिसे ये पूरी कुरान शरीफ की जो यहाँ पर ये जो जालियाँ हैं उस अंदाज़ के अंदर लिखी हुई थी, पूरी जा चुकी हैं। और आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया फिर आखिर कर क्या रहा है, ये वाले हिस्से में देखेंगे तो ये वाला हिस्से की अब जाने वाली है, गिर गिर के ख़त्म होने वाली हैं। तो टैक्स किस बात का लिया जाता है, टिकट किस बात का लिया जाता है पब्लिक से, इस वजह से लिया जाता है कि जो मॉन्यूमेंट्स हैं, जो धरोहर है, उनका प्रॉपर काम हो, उनका रेस्टोरेशन हो, उनका रेनोवेशन हो। और अगर यही नहीं होगा तो फिर किस बात के लिए सब कुछ किया जा रहा है। सामने की तरफ इसी तरह से कुछ कुरान शरीफ की आयतें वगैरह लिखी हुई थी, वो हिस्सा बिल्कुल गिरने वाला है, ख़राब होने वाला है। जो खिड़कियाँ हैं यकीनन वहाँ भी कुछ ना कुछ इसी तरह का इंतज़ाम ज़रूर होगा। तो दोस्तों ये वाला इनसाइड वाला हिस्सा है जो इब्राहिम आदिल शाह के मकबरे का। और इस डायनेस्टी की जो एक सबसे ज़्यादा फेमस और पावरफुल जो सुल्तान रहे हैं उनका भी मैंने वीडियो बनाया, जिनका नाम है अली आदिल शाह, जिन्होंने तालीकोटा की लड़ाई में विजयनगर को 5 दक्कन सल्तनतों ने हराया था। तो आदिल शाह ने एक जामा मस्जिद का निर्माण किया था इसी शहर बीजापुर के अंदर। उसका मैंने वीडियो बनाया, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर वो वीडियो आप देखिएगा। इसी के अलावा दूसरा मैंने एक और वीडियो बनाया है गोल गुंबज का, जो कि मकबरों में सबसे ज़्यादा बड़ा गुंबज है पूरी दुनिया के अंदर, और वो है मोहम्मद आदिल शाह का, जो कि इब्राहिम आदिल शाह के बेटे थे। तो दोस्तों अब इसी के अलावा एक और फेमस जो सुल्तान रहे हैं अली आदिल शाह सेकंड, उनका मैं वीडियो बनाने वाला हूँ 12 कमान का, और वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा। तो फ़िलहाल के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये दोस्तों कि सबसे ज़्यादा जो इस तरह की चीज़ें हमारे देश में हो रही हैं कि जो सुल्तान हो या बादशाह हो या फिर नवाब हो, और उनके यहाँ पर जो टिकट वगैरह अवेलेबल होते हैं। और इसी के साथ में एक और चीज़ ये कि गवर्नमेंट की तरफ से जो एसआई का गठन किया गया है उसके अंदर टैक्स पेयर के टैक्स से ही ये सारा काम चलता है। लेकिन अगर इस तरह का काम ना हो तो इसकी ज़िम्मेदारी भी आप ही की बनती है कि एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा होना, प्रशासन का, शासन का, और शासन में जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं अगर उनका हिस्सा बनेंगे तो इस तरह का जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, या फिर इस तरह से उसे छोड़ा जा रहा है, तो अबंडन किया जा रहा है, ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो आप पार्ट बनेंगे तो इन सब चीज़ों का ध्यान दे पाएंगे। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप भी पार्ट बने। और अगर आपके पास में स्पेशली जनरली क्या होता है कि मुस्लिम जो है वो या तो कॉमर्स या इस तरह के जो सब्जेक्ट्स होते हैं, सोशल साइंस जो है, ह्यूमैनिटीज़ के जो सब्जेक्ट्स हैं, जो कहीं ना कहीं प्रशासनिक सेवाओं के लिए ज़रूरी होता है, जो शासन की सेवाओं के लिए ज़रूरी होता है, अगर वो सब्जेक्ट्स लेंगे तो इस तरह के जो भेदभाव, जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको दूर किया जा सकता है। होप सो कि आप ये चीज़ें समझेंगे और अपने जो साथ वाले लोग हैं, स्पेशली रिलेटिव्स हैं या नेबर्स हैं, उनकी भी ज़रूर मदद करेंगे। और वो लोग अगर आगे आएंगे, एक वही चीज़ की शिक्षित हो, संगठित हो और फिर अपने अधिकारियों के लिए खड़े हो जाएं, तो यही एक मात्र रास्ता है। और स्पेशली ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो जो ओनली ऑन कौम परस्त हो, कौम के लिए सोचने वाले, क्योंकि जो परिवारवाद है, ख़ानदानवाद है, वो मुस्लिम्स में बहुत ज़्यादा है। और स्पेशली मुस्लिम्स में एक भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं जो कौम के लिए सोचे। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होना ज़रूरी है एजुकेशन के साथ में, क्योंकि परिवार के लिए आप सब सोचते हैं, लेकिन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो जो कौम के लिए प्लान करे, और ऐसी ही कौमें आगे जाकर आगे बढ़ती हैं दोस्तों। तो ये इब्राहिम रोज़े का वीडियो आई होप कि आपको पसंद आया होगा, और ये सारी इन्फॉर्मेशन। सो एज आई टेल यू इन माई ऑल वीडियोज़ दैट आई एम ट्रैवलिंग ऑल ओवर इंडिया जस्ट टू टेल यू द रियल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, I just like to tell you that please like, share and subscribe the channel. And as I tell you that I am making the videos of old Sultan and Sufyan, making a kind of connection between them. तो ये आप ज़रूर कोशिश कीजिएगा और स्टूडेंट्स को ज़रूर इसको शेयर कीजिए। Friends, telling you every time that I'm traveling all over India just to tell you the real history of India and old Sufia and Sultan, and I'm just telling relation between Sufia and Sultan as well. और एक सीरीज़ वाइज में मेकिंग वीडियोस ताकि एक अंडरस्टैंडिंग रहे मोहम्मद गोरी से लेकर तो जितने भी एक वक्त में नवाब रहे हैं और उनके क्या रिश्ते सूफियाओं से रहे हैं, इन सब की मैं वीडियो बना रहा हूँ पूरे एक कंप्लीट रिलेशन के साथ में। तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
आपके सपोर्ट से चैनल बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहा है, बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है। थैंक यू फॉर योर काइंड सपोर्ट। और इसी के अलावा मैं और भी जो आपको इन्फॉर्मेशन दी आई होप कि आपको सभी अच्छी लग रही होगी। मैं पॉलिटिकल व्यूज़ के साथ में वीडियोस बना रहा हूँ, मुस्लिम्स के जो प्रेजेंट सिचुएशन है उस पर वीडियोस बना रहा हूँ, जो डिस्क्रिमिनेशन मुस्लिम्स के साथ हो रहा है उन सभी के इश्यूज़ भी बता रहा हूँ। इसी के अलावा जो सिटीज़ के अंदर और भी जो चीज़ें हैं, वो रोडवेज हो, ट्रांसपोर्ट हो, उनका सोशल स्टेटस हो, या इकोनॉमिकल स्टेटस हो, एजुकेशनल स्टेटस हो, उन सभी चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ। इंस्पायर भी कर रहा हूँ कि हम दूसरों की हेल्प करें, मदद करें, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, एक मैं हमेशा से बात कहते आ रहा हूँ कि मुस्लिम्स को शासन का, प्रशासन का, जुडिशरी का, न्यायपालिका का और पत्रकारिता का, इन सभी चीज़ों का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स हैं। और इसी के साथ दूसरों की भी मदद करना ज़रूरी है। अगर ये होता है तो बहुत ज़्यादा हम लोग आने वाला जो कल है उसको भी ठीक कर सकते हैं, और जो आज हो रहे अत्याचार, अन्याय, भेदभाव, इसके खिलाफ़ भी खड़े हो सकते हैं। तो एजुकेशन के साथ ही इंसान संगठित होता है और आगे भी बहुत सारी फिर वो प्लानिंग कर सकता है उन सभी चीज़ों के लिए जो ज़रूरी होती हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर उर्दू में कहा जाए तो इल्म अदालत, इल्म निज़ामात, इन सभी जो इल्म है ह्यूमैनिटीज़ के, सोशल साइंस की, ये सब अगर हासिल होते हैं तो जो इश्यूज़ हैं हेल्थ से रिलेटेड या फिर एजुकेशन से, शिक्षा से रिलेटेड, या और भी जो फील्ड्स हैं जिनके अंदर डिस्क्रिमिनेशन होता है, या गवर्नमेंट जो दूसरे इंस्टीट्यूशन है जिसके अंदर मुस्लिम्स नहीं पहुंच पा रहे, तो उनके लिए ये सपोर्ट हो पाएगा। और अगर आपको ये लगता है कि हम खड़े नहीं हो सकते, हम स्टैंड नहीं ले सकते, हमारी जॉब्स हैं या फिर हमारा व्यापार है, इसके अंदर हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, तो हमारे जो आसपास परिवार, रिलेटिव्स, नेबर के अंदर जो लोग कमज़ोर हैं और जिनको ज़रूरत है, उनकी अगर मदद कर दी जाए, जिनके पास खोने को कुछ नहीं है, तो वो ज़रूर ऐसी सिचुएशन के अंदर जब भेदभाव हो, डिस्क्रिमिनेशन हो, अन्याय हो, अत्याचार हो, तो वो आपके साथ भी खड़े होंगे, और आने वाले जो कौम के लोग हैं जिनके साथ परेशानी, उनके साथ भी खड़े होंगे। तो एक मज़बूत कौम जब भी बनती है जब एक मज़बूत परिवार बनता है। तो परिवार सिर्फ अपना नहीं बनता है, बात इसमें यह है कि उसके साथ दूसरा भी परिवार, तीसरा भी परिवार, और आसपास बहुत सारे परिवार मज़बूत होना चाहिए। और हमारी कौम के अंदर कुछ गिने चुने परिवार मज़बूत होने की वजह से हमारी कौम के अंदर जिस तरह का ये अत्याचार, भेदभाव हो रहा है, ये दूर किया जा सकता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगेन आई जस्ट वुड रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ like the video, share the video and subscribe the channel. Thank you for watching. Keep smiling. Allah Hafiz. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.